नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शब्द। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर के द्वारा हिंदी माइनर की जो पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई है उसका नाम है हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण। और इस पुस्तक में सबसे पहला जो चैप्टर है वह है शब्द भेद। और शब्द भेद के अंतर्गत सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शब्द क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, यह पद से किस प्रकार भिन्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। हमारा टॉपिक है शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे इसके अर्थ को और इसके भेद को। शब्द सभी विद्यार्थी पहले से इसे जानते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे दूध, दवाई आदि। अब यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी ऐसा वर्ण समूह जो दो या दो से अधिक वर्णों से बना हो, अक्षरों से बना हो, वह शब्द नहीं हो सकता जब तक कि उससे किसी निश्चित अर्थ का बोध न होता हो। मान लीजिए अ, ई, ट ऐसे अ, ई दो स्वर हैं, ट व्यंजन है, अ, ई, ट, इनको जोड़कर हम एक शब्द बना देते हैं, लेकिन इससे किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हम इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही हम दूध, दवाई आदि शब्द बोलते हैं, ये जो वर्ण समूह हैं ये शब्द कहलाएंगे क्योंकि इनसे किसी अर्थ का बोध होता है। अब यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि दूध, दवाई ये शब्द तो हैं, लेकिन इसके बावजूद, शब्द होने के बावजूद और किसी अर्थ का द्योतक होने के बावजूद, तो ये एक पूर्ण भाव को हमारे सामने प्रकट नहीं करते। जैसे ही हम दूध बोल देते हैं या दवाई बोल देते हैं तो यह अर्थ की प्रतीति नहीं होती। जो कहने वाला है वह क्या कहना चाहता है। एक वक्ता कहता है दूध, तो यह हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वह दूध पीना चाहता है या दूध हमें ऑफ़र करना चाहता है, दूध लाना चाहता है, दूध के गुणों से अवगत कराना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से दवाई शब्द को बोल देने से भी पता नहीं चलता कि दवाई लेनी है, दवाई खानी है, दवाई आपको देनी है या किसी और के लिए दवाई मंगवाई जानी है आदि। तो इसीलिए एक और है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पद। वाक्य में जब यही शब्द प्रयोग हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे यह दवाई दिन में 2 बार लेनी है। जब तक दवाई शब्द शब्दकोशीय स्थिति में था तब तक एक अर्थ से जुड़ा होते हुए भी उस अर्थ को स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही दवाई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद बन जाता है, क्योंकि अब यह जो शब्द है विभिन्न व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। और अगर वह परिवर्तन दृष्टिगत नहीं भी होता तब भी वह कभी कर्ता के रूप में, कभी कारक के रूप में, कर्म के हिसाब से, विभिन्न कारकों के हिसाब से या लिंग वचन आदि के अनुसार अपनी स्थिति को बदल लेता है और एक पूर्ण अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है। तो बच्चों के दृष्टिकोण से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शब्द और अर्थ का जो मुख्य भेद है वह उनके लिए सिर्फ इतना रहता है। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को कहते हैं जो एक खास अर्थ को, एक विशिष्ट अर्थ को हमारे सामने प्रकट करता है। और पद से अभिप्राय उस शब्द से है जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है। शब्द के भेद। अब शब्दों का वर्गीकरण हम इन आधारों पर कर सकते हैं। रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट, जिसे हम व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। दूसरा है उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर, ये भी कह सकते हैं कि उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से वो शब्द निकल कर हमारे सामने आए हैं। अर्थ के आधार पर, विकार या रूपांतरण के आधार पर कि उनमें क्या परिवर्तन आता है, क्या रूपांतरण होता है। सर्वप्रथम हम शब्द के भेद जानेंगे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद माने जाते हैं: रूढ़, यौगिक व योग रूढ़। रूढ़ शब्द विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं और इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है प्रसिद्ध। वास्तव में ये वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं और उन शब्दों से वही अर्थ निकाल लिया जाता है। और जब हम इनका खंडन करते हैं तो खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर हम क, म, ल एक शब्द लेते हैं और इसका हम
क म ल अलग अलग खंड करते हैं तो कोई अर्थ हमारे सामने निकल कर सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम कमल शब्द बोलते हैं तो एक पुष्प विशेष की आकृति सुनने वाले के मन में उभर आती है, इसलिए यह जो शब्द है रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जब उनका हम विखंडन करते हैं तो जो सभी खंड होते हैं उनका अपना अपना एक अलग अर्थ होता है। जैसे विद्यालय शब्द में विद्या और आलय दोनों का एक अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का ही माफ करना एक अलग अलग अर्थ होता है। योग रूढ़ शब्द यद्यपि दो शब्दों के मेल से बने होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जलज, जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न, लेकिन जलज शब्द हम सिर्फ कमल के लिए ही प्रयोग करते हैं, यानी कमल के अर्थ में ही वह रूढ़ हो गया है। अगर हम देखें कि जल में जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं बहुत हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग सिर्फ कमल के लिए करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पंकज का अर्थ है पंक में उत्पन्न, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, और कीचड़ में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, बहुत सी अन्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग कमल के लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पंकज शब्द है वह योग रूढ़ बन जाता है। पीताम्बर शब्द की जब हम बात करते हैं, पीले वस्त्र वाला, और पीले वस्त्र कोई भी धारण कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को हम पीताम्बर कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में जब भी हम पीताम्बर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पीताम्बर जो शब्द है योग रूढ़ है। तो विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी खास अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं और उनके खंडों का कोई अलग से अर्थ नहीं निकाला जा सकता। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और उन दोनों शब्दों को जब अलग अलग करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ निकल कर हमारे सामने आता है। योग रूढ़ दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी विशेष अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। तो ये जो तीन प्रकार थे, ये रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर, एक और ढंग से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यानी उद्भव के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थात सोर्स के आधार पर कि इन शब्दों का सोर्स क्या है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। हालांकि जब हम पढ़ा करते थे हिंदी व्याकरण में, मानक हिंदी व्याकरण जो हमारे पास स्कूल स्तर पर हुआ करती थी, आपने भी बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी भी बहुत सी किताबों में ऐसे ही है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बता दिए जाते हैं और ये हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, लगभग यही बताए जाते हैं। लेकिन अब एक और जोड़ दिया गया है, संकर शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम, तत् जमा सम, दो शब्दों के योग से बना है और तत् का मतलब है वह, सम का मतलब है समान, उसके समान। तो ये संस्कृत के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात वे जो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आ गए हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ऐसे ही ग्रहण कर लिया गया है, वे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आत्मा, बुद्धि, मन, दुग्ध, क्षीर, पाया, ये जो सभी शब्द हैं क्योंकि संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव का मतलब है उससे बना हुआ, अर्थात जो संस्कृत भाषा से बनते हैं। अब अगर हम इसे परिभाषित करें तो इस ढंग से बनेगा कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग शब्द बना है, अग्नि तत्सम है और आग तद्भव। ठीक इसी प्रकार से दुग्ध से दूध शब्द बना है, दुग्ध तत्सम है और दूध तद्भव। ठीक इसी प्रकार से क्षीर से खीर बना है और घृत से घी बना है। क्रमशः अगर हम बात करें क्षीर और घृत की, वो तत्सम शब्द हैं और खीर और घी ये तद्भव शब्द हैं क्योंकि ये तत्सम से बने हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त देश की अन्य भाषाओं से भारतीय माफ करना हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे इडली, पोहा, डोसा, ठुमरी। अगर हम बात करें तो ये जो कथकली, कुचिपुड़ी, कालबेलिया, ऐसे जो शब्द हैं ये भारतीय भाषाओं से, जो हिंदी और संस्कृत से इतर जो दूसरी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो प्रचलित शब्द थे, जब इन्होंने हिंदी में अपना स्थान बना लिया, ये वो शब्द हैं देशज।
विदेशज शब्द नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे स्कूल, ये शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है। चाय चीनी भाषा से आया है। गज़ल उर्दू फ़ारसी का शब्द है। पेन इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये जो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से भारत में आ गए हैं, उन्हें विदेशज बोलते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बने हुए होते हैं। इनमें एक भाषा प्रायः हिंदी होती है और दूसरी कोई अन्य भाषा होती है। जैसे रेलगाड़ी, गाड़ी शब्द हिंदी का ही एक शब्द है, भले ही यह देशज शब्द हो। और रेल जो है ये अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है और रेलगाड़ी संकर शब्द हुआ। डाकघर, डाक अन्य भाषा का है और घर हिंदी भाषा का है, तो डाकघर संकर शब्द हुआ। अभी तक हमने दो आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया है। पहला किया था हमने रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा किया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद बनते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। सामान्य सी बात है, ये चार भेद बनते हैं और बड़ी इससे भी अधिक सामान्य बात ये है कि नाम से ही अपनी परिभाषा ये दे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकार्थी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं: मेज, कुर्सी, सुगम। और ऐसा कहने से एक ही अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द तो एक रहता है, लेकिन वाक्य प्रकरण के आधार पर, जैसा भी प्रकरण चल रहा होगा और जब हम उस प्रकरण के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों को करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शब्द अलग अलग अर्थ हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे अनेकार्थी शब्द में पहला एग्जाम्पल दिया गया है कर। कर एक क्रिया भी है जिससे करना बनता है। कर का अर्थ टैक्स भी होता है और अर्थशास्त्र में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, कर शब्द जहाँ जहाँ भी आएगा ये टैक्स के लिए ही प्रयुक्त होगा। और हाथ को भी कर बोलते हैं और हाथी के सूंड को कर बोलते हैं। अंबर, अंबर शब्द आसमान के लिए भी प्रयुक्त होता है और अंबर शब्द कपड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है, अर्थात वस्त्र के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अनेकार्थी शब्द अगर पूछे जाते हैं तो दो अलग अलग अर्थ हमें लिखने होते हैं। अंबर का एक बनता है कपड़ा और दूसरा बनता है आकाश। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अर्थ लगभग समान होते हैं। सूर्य, रवि, दिनकर। सूर्य के जो समानार्थी शब्द हैं वो रवि और दिनकर हैं। और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम पेड़ की बात करते हैं तो द्रुम और वृक्ष बनते हैं। पक्षी की बात करते हैं तो खग, विहग, विहंग, विहंगम बनते हैं। सूर्य की बात करें बहुत से बनेंगे: रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, दिवाकर, दिनेश, एट्सेट्रा, बहुत से बनेंगे। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द नाम से ही स्पष्ट है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। और उदाहरण दिया गया है यहाँ पर दिन, रात। रूपांतरण या विकार के आधार पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, हिंदी माइनर के बच्चों के लिए। रूपांतरण के आधार पर, क्योंकि आगे चलकर ये जो रूपांतरण के आधार पर यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण दिया गया है, इन सभी का आगे थोड़ा थोड़ा अलग से विवेचन हमें करना पड़ेगा। फ़िलहाल इस प्रश्न में जहाँ पर केवल शब्द और शब्द के अर्थ को जाना गया है, पद से उसकी भिन्नता प्रकट की गई है और शब्द के भेदों को बताया गया है, वहाँ पर इतना काफ़ी है। रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं दो, एक है विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। अगर प्रश्न आपके पास आता है कि विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के आधार पर कुछ परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार प्रकार के जो शब्द होते हैं जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है। कई बार विकार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कई बार स्पष्ट रूप से विकार हमें दिखाई देता है। जैसे कुछ संज्ञा हैं वो नहीं बदलते, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जातिवाचक संज्ञा बदल जाएंगे। जैसे व्यक्तिवाचक की बात करते हैं अगर, हिमालय पर्वत, शब्द हिमालय पर्वत ही रहता है, लेकिन पर्वत का पर्वतों बन जाता है, पर्वत जातिवाचक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें जातिवाचक में कुछ और शब्द लेते हैं, जैसे नदी एक जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा जब स्त्रीलिंग
एक वचन में अगर प्रयोग होती है तो नदी शब्द आएगा, लेकिन जब बहुवचन में प्रयोग होगी तो नदियाँ होगा। यानी वाक्य में अगर कहीं पर हमें बहुत सारी नदियों का उल्लेख करना होगा तब ऐसी स्थिति में नदी शब्द नदियाँ शब्द बन जाएगा। और उसमें आपने देखा होगा कई वाक्यों में नदी शब्द नदियाँ नदियों नदियों नदियाँ नदियों विभिन्न रूपों में हमारे सामने दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द की अगर मैं बात करूँ, वह सर्वनाम है, लेकिन वह के स्थान पर आपने वे शब्द भी देखा होगा। जब एक वचन होगा तो वह, और जब बहुवचन होगा तो वे। क्रिया शब्द में भी इसी प्रकार से परिवर्तन आता है, कभी था होता है, कभी थे होता है, कहीं थी होती है। कर रहा, कर रहे वगैरह इस प्रकार से कुछ परिवर्तन आता है। विशेषण अगर हम बात करें तो इसमें परिवर्तन आता है। जैसे विशेषण काला है, काला एक विशेषण शब्द है, लेकिन अगर लिंग बदल देते हैं तो वो काली बन जाता है, वचन बदल देते हैं तो काले बन जाता है। तो काला, काले, काली, इस प्रकार से विशेषणों में भी कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अगर हम अविकारी शब्दों की बात करें, पहले हम परिभाषा देंगे और फिर हम उदाहरण देंगे और उसके पश्चात हम इसके भेद बताएंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, अर्थात अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इसमें जो धीरे धीरे शब्द है ये अपना रूप नहीं बदलता। वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है, तेज शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलता। तो मैं भी जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, इसमें भी और ही जो शब्द हैं अब तक वो जा चुका होगा। इसमें तक जो शब्द है, भी, ही, तक आदि, क्योंकि, परंतु, किंतु, ये जो सारे शब्द हैं ये अविकारी शब्द हैं, इनमें कहीं भी रूप परिवर्तित नहीं होता। अविकारी शब्दों का जो वर्गीकरण हम आगे करते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो आगे चलकर हम इन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों को अलग से पढ़ेंगे। जैसे विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण हैं, इन चारों का अलग से पढ़ेंगे। और जो अविकारी शब्द हैं जो 5 प्रकार के बताए गए हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनको भी अलग से पढ़ेंगे। इनके अर्थ को जानेंगे, उदाहरण देकर ये किस प्रकार से काम करते हैं, क्या इनका हिंदी भाषा में स्थान है, उसके विषय में जानेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो एक भूमिका से प्रकट कर देता है हमारे सामने आपके सिलेबस के बारे में, और हमारी जो ये पुस्तक है हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। लेकिन मैं एक आश्वासन आपको देना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक +2 कक्षा तक बड़े अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए सिर्फ ये 2 घंटे का एक मटेरियल है, जिसे अगर आपको कक्षा में करा दिया जाए तो उसके पश्चात अपने स्वाध्याय के माध्यम से आप इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कुछ समय में ही इसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।